रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। और ये बैकएंड, मैंने तो ऐसे जैसे बैकएंड है, फ्रंट एंड है और डाटाबेस है। तो हम बैकएंड का पार्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है। तो दो चीज़ें, जैसे कोई कोई डॉट नेट ऐसे लिखता है, कोई कोई ऐसे लिखता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी। कोई कोई ऐसे लिख देता है डॉट नेट, DOT NET, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी का नाम है। कंपनी कौन सी? जो एक बहुत बड़ी कंपनी आईटी की, जेंट कंपनी, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उसका एक प्रोडक्ट है डॉट नेट। बहुत सारे प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि विंडोज, जो कल आप बता रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे ही बहुत सारे, जो MS वर्ड होता है आपके आपके लैप कंप्यूटर या लैपटॉप में, जो विन वर्ड होता है, ये नोट पैड, ये सब चीज़ें। नोट पैड तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, लेकिन MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। तो उन्हीं में से एक प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? डॉट नेट। ठीक है। डॉट नेट, आपको शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ टूल डाउनलोड करने पड़ेंगे कि आप ये एप्लीकेशन अपनी बनाओगे किस चीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, उसके लिए एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। उस टूल का नाम है विजुअल स्टूडियो। तो इस टूल के ऊपर आप सारा काम करोगे। डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ पे अपना गूगल खोलोगे और सबसे पहले टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। सिंपल इतना ही टाइप करोगे। लिंक करोगे तो जो पहला लिंक आएगा, visualstudio.microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का ही लिंक है ये। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब ये बता रहा है कि भाई क्या डाउनलोड करना है आपको। हमें विजुअल स्टूडियो का 2022 वाला वर्जन करना है डाउनलोड, ये सबसे लेटेस्ट है। नीचे जाओगे तो और पुराने वर्जन भी मिलेंगे आपको, पर उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको अपना ये वाला वर्जन, जो सबसे पहला वर्जन दिखेगा 2022, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये डाउनलोड करना है। अब इसके भी अलग अलग तरीके के हैं। एक कम्युनिटी वर्जन है, प्रोफेशनल है, एंटरप्राइज है, और प्रीव्यू, मतलब नेक्स्ट वर्जन जब बनाते हैं उससे पहले एक प्रीव्यू निकालते हैं ये लोग। तो आपको प्रीव्यू की टेंशन नहीं लेनी। मेन ये तीन वर्जन है, कम्युनिटी, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज वर्जन। और आपको कौन सा डाउनलोड करना है? कम्युनिटी वाला। तो ये जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जो अपने लिए सॉफ्टवेयर बना रही हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं इससे। बट इनका टारगेट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका टूल यूज करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इनका टूल यूज करें, तभी इनका फायदा होगा। अगर 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 इन्होंने अपना टूल को बहुत महंगा बेचा, तो कम लोग इनका टूल यूज करेंगे, और कम लोग इनका टूल यूज करेंगे तो मार्केट में इनकी पकड़ कमजोर होगी, और फिर इनका फायदा भी कम होगा। तो इसीलिए एक वर्जन जो निकालते हैं ये लोग, फ्री निकालते हैं, उसे कम्युनिटी वर्जन कहते हैं। किसी भी इस तरह के टूल का एक वर्जन, कम्युनिटी वर्जन होगा, वो फ्री होगा। देखो लिखा हुआ है, पावरफुल आईडीआई आईडी फ्री फॉर स्टूडेंट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर एंड इंडिविजुअल, ये सब ये फ्री है। और इस वर्जन में ऑलमोस्ट सारा ही काम कर लोगे आप। आपको सीखने के लिए जितनी भी जरूरत है, वो इस वर्जन से आप कर सकते हो। आपको और किसी वर्जन की जरूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा कि डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वो आप एक एक स्टेप परफॉर्म कर लेना, और डाउनलोड और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके और वर्जन भी हैं, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। ये डाउनलोड नहीं करना आपको, लेकिन डाउनलोड करोगे तो इसका एक महीने का, कभी कभार 3 महीने का फ्री ट्रायल दे देते हैं ये लोग। उसके बाद आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो जो कंपनी होती है, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूं, तो ये कंपनी वाले फ्री वर्जन नहीं खरीद सकते। फ्री वर्जन सीखने वाले खरीद सकते हैं। कंपनी वालों को प्रोफेशनल वर्जन खरीदना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट से, और वो उसके पैसे देते हैं उन्हें। तो इसीलिए उन्होंने निकाला है एक वर्जन फ्री, कि भाई दबा के यूज करो, दबा के सीखो। और बाकी के वर्जन पैसे वाले, कि कंपनी वाले अगर इनका सॉफ्टवेयर यूज करके उसे बनाएंगे कोई प्रोडक्ट, तो वो उसको लाइसेंस की फीस देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है क्लियर सर। है सर। ठीक है। तो आप क्या करोगे? कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी करना है।
डबल क्लिक करोगे, डाउनलोड जो होगा उसी को डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ ऑप्शंस आएंगे कि ये सेलेक्ट करो, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहना। अब जब आप डाउनलोड कर लोगे, एक और टूल डाउनलोड करना है आपको इसके साथ साथ। हालांकि अभी इसका उसका यूज नहीं है, लेकिन आएगा बीच में, अभी 1 महीने के अंदर ही उसका यूज आ जाएगा। वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखो, विजुअल स्टूडियो कोड डालोगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, code.visualstudio.com। इसे डाउनलोड, इस पे क्लिक करो और ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडो। इसे डाउनलोड करो, इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। ये बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा। ये जो होगा ये सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगा और मिनटों, 1-2 मिनट में ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेगा कम से कम 15 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, वो थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर थोड़ा छोटा सॉफ्टवेयर है। क्लियर? यस सर। ठीक है, जो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको मेनली हम इसको मेनली फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, इसको, विजुअल स्टूडियो को, फ्रंट एंड बैक एंड सबके लिए। ये बहुत भारी टूल है तो इसके लिए, सबके लिए। पर बाद में इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट को लगा एक काम करते हैं, कुछ एक हल्का सा दे देते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा भारी सॉफ्टवेयर है। तो कहेगा सबको इतना भारी सॉफ्टवेयर ना यूज करना हो, कोई लाइट सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, तो उसके लिए इन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड बना दिया। तो अब जितने भी फ्रंट एंड वाले बंदे हैं, सब इसको बड़ा दबा के यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। तो इवन जावा के साथ भी कोई बंदा फ्रंट एंड यूज कर रहा है तो वो विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इनबिल्ट चीजें इन्होंने दे रखी हैं और बहुत लाइट वेट है ये। ठीक है, अब जब आप इंस्टॉल कर लोगे, जब डाउनलोड बेसिकली करोगे और इंस्टॉल कर लोगे, तो दो चीज बेसिकली डाउनलोड होती है, दो चीज होती है। एक तो होती है, क्या बोलते हैं इसे, चलो, एक तो होता है CLR और एक होता है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। ये दो चीज डाउनलोड हो जाएंगी। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो दो चीज डाउनलोड होती है, एक CLR, एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। उल्टा लिखते हैं, CLR सेकंड नंबर पे लिखते हैं, पहले फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि CLR क्या है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या है, ऐसे नहीं, वो तो सब DLL ऐसे वैसी फाइल होंगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। वो तो बहुत सारी फाइल्स पर डाउनलोड हुई होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और वो भी ओवरऑल जब आपको दिखेगा तो वो एक ही फाइल दिखेगी। चलो मैं डाउनलोड करके दिखाई देता हूँ तुम्हें। डाउनलोड करते हैं इसे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, डाउनलोड हो गया। अब इसे डाउनलोड में जाके खोल लेते हैं। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, या फिर वैसे ही नॉर्मल भी रन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रन कर दिया आपने, तो ये इंस्टॉलर होगा। मुझे कह रहा है कि भाई तुमने तो ऑलरेडी, बिफोर यू नीड टू स्टार्ट अ फ्यू थिंग्स, मतलब मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे लिए, मुझे ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपके ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो आप जब करोगे तो आपको इस तरह से पूरा इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा पूरा। भी अभी एक स्क्रीन और खुलेगी। देखो, इसने डाउनलोड किया कुछ चीजें, कुछ इंस्टॉल कर रहा है, अभी एक स्क्रीन आएगी। थोड़ा टाइम लेगा, हाँ देखो ये स्क्रीन आ गई। अब कह रहा है, देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो कह रहा है अपडेट करना है क्या तुम्हें, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। पर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपको इंस्टॉल करने देगा। तो मुझे तो अपडेट करना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है,
तो ये डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। जहाँ पे दिक्कत आएगी मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहना, मैं दिखा दूंगा आपको कि क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कहीं पे आपको समझ में ना आए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं या इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता, खाली अपडेट कर सकता हूँ। बट मेरा ऑलरेडी अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये डाउनलोड करते हैं तो आपको हालांकि एक ही फाइल दिख रही है, ये सेटअप वगैरह। जब आप इंस्टॉल कर लोगे इसे, तो एक आपकी लोकेशन पे जाके, सी ड्राइव में जाके किसी लोकेशन में बहुत सारी फाइल्स सेव हो जाती हैं। ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो के साथ नहीं होता, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जब अपने सिस्टम पे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो, तो उसकी एक सी ड्राइव में जाके एक लोकेशन पे बहुत सारी फाइल्स उसके करस्पॉन्डिंग सेव हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो वो फाइल्स होंगी, उन्हें वो दो तरह की फाइल्स होंगी। एक होती है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज। फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या होती हैं? फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों ने क्या बोला है, डॉट नेट वाले बंदों ने, इन्होंने कहा है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से पूरा कोड करना है। इन्होंने कहा है पूरा इन्वायरमेंट हम बना के देंगे, बहुत सारे कोड हम करके देंगे। 70% कोड हमारे लिए ये लिख के देते हैं, ओनली 30% कोड हमें करना होता है। तो जो वो बायरसेल तो जो वो 70% कोड लिखा होता है, वो इन्हीं फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज में लिखा होता है। अभी आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी कि क्या 70% कोड है, क्या 30% कोड है। बट इसे खाली थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व करने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको 10% भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, अभी जब हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इसे एब्जॉर्व करने की कोशिश करो कि भाई जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये दो चीज होगी। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्या होती है? वो सारी फाइल्स जो डॉट नेट अपने आप बना के आपको दे देता है। अब पूरा कोड, जब आप, जैसे मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए शुरू से लेके एंड तक का सारा कोड मुझे नहीं लिखना, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप सब कुछ ये करके देगा। मैंने कल आपको बताया था कि कोड लिखना है आपको सी शार्प लाइब्रेरी में, सी शार्प लैंग्वेज में। इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में कौन? डॉट नेट करेगा बाइनरी में, क्योंकि समझता तो एट द एंड हमारा सिस्टम डॉट बाइनरी लैंग्वेज है, तो ये डॉट नेट करेगा। तो ये सब कन्वर्ट करने के लिए जो कोड चाहिए, वो सब इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के अंदर होगा। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें मिलेंगी इस फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज में। जैसे जैसे हम काम करेंगे वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो मतलब फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या है? ऐसा कोड जो माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों ने करके ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कि आपको कोई शुरू से काम ना करना पड़े, उस कोड की हेल्प लेते हुए आप अपना कोड आगे का लिखो। इस चीज को फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कहते हैं। कोई इस बात को समझने में दिक्कत या परेशानी? नो सर। ठीक है शैलजा, आपको? नो सर। ठीक है। और दूसरा होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये सीएलआर होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब इसका क्या काम होता है? ये भी इंस्टॉल हो जाता है जब आप ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, तो ये भी इंस्टॉल हो जाता है। अब ये क्या है? ये आपका एक समझ लो मैनेजर है कंपनी का। तो जब आप विजुअल स्टूडियो को रन करते हो, अपना कोड आप जब रन करोगे, अभी दिखाऊंगा रन का मतलब क्या होता है, अभी बताऊंगा। रन करोगे मतलब अपना कोड चलाओगे। जब वो कोड रन होगा, तो एक्चुअली में अपने आप रन नहीं होता, वो सीएलआर सो उठता है। मतलब सीएलआर पहले सोता रहेगा, जब तक आप कोड लिखोगे तब तक ये सोता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप रन करोगे, ये नींद से उठेगा, कहेगा रन हो गया, ले आओ सारी चीजें मेरे पास, मैं चलाऊंगा। तो ये रन जब आप एप्लीकेशन करते हो, तो सारी चीजें जो हैंडल करता है वो सीएलआर करता है। रन का मतलब क्या होता है, अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी हम रन करके दिखाऊंगा कि क्या होता है रन का मतलब, सब समझ में आएगा। लेकिन ये समझ लो कि ये प्रोग्राम जो आप बना रहे हो, उसको यूज करने के लिए आपको रन करना पड़ता है प्रोग्राम। तो रन करने में सीएलआर, सारी मैनेजमेंट का काम सीएलआर करता है। तो इसके बहुत सारे काम हैं, उनमें से
एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये बात समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ CLR। ठीक है, अब क्या काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट? अब ये सोचो कि जो आप कोड लिखोगे, वो तो मैंने कहा कि आप इस टूल के ऊपर लिखोगे कोड, राइट? ये टूल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये टूल क्या है? एक सॉफ्ट, हर चीज जो भी आप कंप्यूटर के अंदर है वो एक सॉफ्टवेयर है, कल मैंने बताया था आपको। तो ये एक टूल एक सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आप अपना कोड लिखोगे। अब वो कोड जब रन करते हो तो एग्जीक्यूट कहां पे होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते वक्त एग्जीक्यूट कहां पे होता है? बताओ, कल मैंने बताया था वैभव। जो ये नोटपैड प्लस प्लस रन हो रखा है, तो ये कहां पे इसे मेमोरी मिली होगी? सर रैम पे। रैम पे। और एग्जीक्यूट कौन कर रहा होगा इसे? एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग। दुनिया में कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो नहीं चलेगा, तो जो भी चीज एग्जीक्यूट हो रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी रैम पे मिलती है। तो अब ये सोचो, जब आप कोड लिखोगे वो विजुअल स्टूडियो जो कि एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने कोड लिखा है, और एग्जीक्यूट मतलब रन होने के बाद एग्जीक्यूट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो तो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। ये आपस में बात कैसे करेंगे, वो चीज हैंडल कौन करता है? CLR। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझो, जैसे एक सॉफ्टवेयर हो गया इंडिया और एक सॉफ्टवेयर हो गया रशिया। अब इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया जाते हैं। मोदी जी कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? हिंदी लैंग्वेज में। मोदी जी को रशियन लैंग्वेज नहीं आती। अब उन्हें बात करनी है पुतिन जी से। पुतिन जी को आती है रशिया, समझ रहे हो बात? पुतिन जी को आती है रशियन लैंग्वेज और मोदी जी को आती है हिंदी लैंग्वेज। तो आपस में बात कैसे करेंगे? तो बात करने के लिए कौन, मोदी जी अपने साथ क्या ले जाते हैं? बताओ, किसको ले जाते होंगे मोदी जी? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर को। तो मोदी जी अपने साथ ले जाते हैं ट्रांसलेटर को, और वो ट्रांसलेटर हेल्प करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसी तरह से विजुअल स्टूडियो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो में, रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बने होंगे वो, तो आपस में कम्युनिकेट कौन कराएगा? CLR। CLR क्या करता है? ओके सर। इट वर्क एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन विजुअल स्टूडियो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट बताओ। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, डाउट हुआ करे तो पूछ लेना, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना, क्योंकि ये बेस, अभी हम बेस क्लियर कर रहे हैं। जब एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे चीजें समझना आपको बिल्कुल आसान लगेगी, बच्चों की तरह आप काम करोगे। तो यस सर। ये बात हम समझ गए कि भाई CLR का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो ट्रांसलेट करता है। अब एक बात बताओ कि मोदी जी रशिया गए तो एक ट्रांसलेटर लेके गए, उसे हिंदी आती होगी, रशियन आती होगी। अब कल को मोदी जी जापान जा रहे हैं, तो क्या सेम ट्रांसलेटर जापान वाले प्रधानमंत्री से बात करने में हेल्प कर सकता है? बताओ। नहीं सर। नहीं कर पाएगा, राइट? हमें नया ट्रांसलेटर चाहिए होगा अगर जापान वाले प्रधानमंत्री से बात करनी होगी तो कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए CLR भी डिफरेंट होगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। वो पूछते हैं कि भाई क्या CLR, एक सिंगल CLR सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेता है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि CLR एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, इसीलिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट CLR की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओगे, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, तो कई बार ये पूछते हैं कि भाई आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, ये देखो, कहेगा भाई विंडो के लिए करना है या मैक के लिए करना है। बात समझ रहे हो? कि ये देखो, इसे विंडो के लिए करना है या मैक के लिए।
क्योंकि मैक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो जो फाइल डाउनलोड होंगी उनमें जो CLR होगा वो विंडो वाला होगा, जिसको विंडो की भाषा आती होगी। और अगर मैक वाला करोगे तो वाला CLR होगा जिसको मैक की भाषा आती है। तो इसलिए आपको क्या समझ में आया कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो पूछता है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, विंडो के लिए करना है या मैक के लिए करना है। कभी कभी लाइनेक्स और यूनिक्स का भी पूछता है या नहीं पूछता? कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपने कंप्यूटर पे अपने? हाँ जी सर। तो पूछता है ना ऐसे। जी जी, मैक जैसे के ये लिए, पूछ विंडोज के लिए। जी जी, हाँ, जैसे ये मैक के लिए पूछ रहा है अलग। कि भाई किसके लिए करना है, उसके लिए करना है, मैक के लिए या इसके लिए। तो हमें क्यों पूछता है, इसका कारण समझ गए? इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से CLR को डाउनलोड करना पड़ता है। कि भाई ऐसा ना हो कि जापान चले गए मोदी जी और रशिया वाले ट्रांसलेटर को लेके चले चले गए, तो ना तो आप मोदी जी समझ रहे हैं जापानीज की बात, ना जापानी हिंदी समझ रहा है, ना ट्रांसलेटर समझ रहा है। तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इसीलिए जोन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वही CLR, उसी तरह का CLR आपको चाहिए होगा। और वो कैसे हम मेक श्योर करते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो आप बताओगे कि मुझे विजुअल स्टूडियो ये वाला करना है, मैक वाला या फिर विंडो वाला करना है। देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये विंडो बनी हुई है, तो यहाँ पे करोगे तो विंडो वाला होगा, और यहाँ पे करोगे तो मैक वाला होगा। क्या ये बात समझ में आई? बता पाओगे? कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा तो, कि नहीं बता पाओगे? बता देंगे। ठीक है। अब जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो, तो आपको खोलना है। ऐसे डालोगे विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे टाइप करोगे तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आएगा कि ये ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। इस पे क्लिक करो तो ये खुल जाएगा। अब इसको समझते हैं। इस साइड में सारे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं, प्रोजेक्ट वाले प्रोजेक्ट हैं जो मैंने रिसेंटली बनाए हैं। आपका होगा नया, आप तो पहली बार बनाने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे खाली मिलेगा, कोई भी प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है? कोई डाउट? जब आपने कुछ बनाया ही नहीं होगा तो ओपन रिसेंट, तो रिसेंट में कुछ दिखेगा ही नहीं। सही बात है या गलत बात है? यस सर। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। यहां पे हमसे पूछ रहा है ये, क्लोन अ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है बाद में बताऊंगा। चलो बता देता हूं। रिपोजिटरी क्या होती है, जब आप कंपनी में काम करते हो, कंपनी में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर 100 डेवलपर काम करते हैं, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर मैं वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे बना रहा हूं, तो तुम उस कंप्यूटर पे, तुम्हें वो सॉफ्टवेयर मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा? बताओ। अगर अगर मैंने आप अपने पे सॉफ्टवेयर का बना रहे कोड हैं। अपने कंप्यूटर पे लिखा, तो मैं 100 बंदे काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी चेंज कर दूंगा उसमें, 100 बंदों को कैसे मिलेगा? दिक्कत परेशानी हो जाएगी, राइट? यस सर। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। कहते हैं भाई बीच में एक सोर्स रहेगा हमारा। ये क्या होगा? ये सोर्स कंट्रोल टूल है। कहेगा सारा कोड यहां बीच में पड़ा होगा। अब जितने भी डेवलपर काम कर रहे हो, वो क्या करेंगे, मान लो खूब सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, उनका काम क्या है, यहीं से कोड डाउनलोड करो। ये सारे बंदे यहीं से कोड डाउनलोड करेंगे, और जब अपना कोड वोड लिख लेंगे, चेंज कर लेंगे, जो उन्हें काम करना होगा काम कर लेंगे, तो वापस यहीं पे इसे पहुंचा देंगे। कि इसने मान लो एक पेज बनाया, वापस इसमें डाल दिया। अब जब ये लेगा लेटेस्ट कोड, तो इसे पुराना वाला भी मिलेगा, और इस बंदे ने जो नया कोड बनाया है वो भी मिल जाएगा। फिर इसने चेंज किया, ये भी डाल देगा। वैसे सब बंदे फिर काम कर लेंगे, और जो बीच में पड़ा होगा ये मेन सोर्स पड़ा होगा। ये एक सही तरीका दिख रहा है आपको अब काम करने का? अब इस तरीके से सारे बंदे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताओ यस सर। शैलजा।
समझ में आ रहा है शैलजा आपको? अनम्यूट होकर बोलो, समझ में आ रहा है तो। शैलजा डिस्कनेक्टेड है सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई, ओके, कोई नहीं, हो सकता उसके नेटवर्क इशू आ रहा हो। तो तुम जी। लोग कैसे फिर करोगे, जब आपस में साथ में पढ़ाई करोगे, या कैसे करोगे कि जैसे कुछ चीज उसकी मिस हो जाए तो तुम उसकी हेल्प कर देना, या फिर तुम्हारी मिस हो जाए तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगी? हाँ सर, मतलब वैसे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हाँ हाँ। तो बाकी अगर चलो कोई ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लेंगे सर। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेना। तो यहाँ पे सोर्स कंट्रोल का फायदा क्या होता है जो मैं बता रहा हूं, ये होता है कि बीच में सारा कोड पड़ा रहता है एक जगह पे, बाकी सारे डेवलपर उस चीज से कनेक्टेड होते हैं। तो जिसको जो काम करना होता है अपना काम करता है, वापस वहां पे बीच में पहुंचा देता है कोड। तो बीच वाला कोड हमेशा लेटेस्ट पड़ा रहता है, लेटेस्ट। तो इसीलिए इसके फायदा क्या होता है कि अब इस ये वाला क्योंकि लेटेस्ट है, तो इसके पास कितने भी डेवलपर हो, सब सब बंदे एक साथ काम कर सकते हैं, कि अपना काम करते रहो, यहाँ पे लेटेस्ट कोड पुश करते रहो, फिर जब कोड लेना हो तो ले लो और फिर अपना काम कर लो। क्लियर है, कोई डाउट? ओके सर। ठीक है, तो यही चीज है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब है कि क्या कोई ऐसा बीच में आपने सोर्स बना रखा है जिसको आपको क्लोन करना है या यहाँ पे लेना है। तो अभी तो आपने पहली बार जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपने कोई नहीं रिपोजिटरी नहीं बना रखी होगी, तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो मैंने कुछ नहीं बना रखा। फिर वो पूछेगा ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, क्या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने बना रखा है उसे ओपन करना है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो पूछेगा ओपन अ लोकल फोल्डर, कोई फोल्डर ओपन कर दूं, प्रोजेक्ट नहीं तो तेरे लिए क्या मैं कोई फोल्डर ओपन कर दूं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरे लिए कोई फोल्डर ओपन मत कर। तो बोलेगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्या एक नया प्रोजेक्ट बना दूं, आप बोलोगे हाँ मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते होगे। कितने सारे प्रोजेक्ट है, इतने तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो। पर सबसे पहले जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, यहां पे सर्च करना है कंसोल, कंसोल ऐप। अब कंसोल में भी बहुत सारे, देखो कंसोल ऐप में एक ये आ रहा है सी शार्प, एक वीबी, एक टीएस, एक जेएस। तो हम कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, सी शार्प पे। तो आपको सी शार्प वाला सिलेक्ट करना है, कंसोल ऊपर टाइप करोगे और सी शार्प वाला प्रोजेक्ट कंसोल ऐप में, सी शार्प वाला, विजुअल बेसिक टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट वाला नहीं करना, अभी हम सी शार्प पढ़ रहे हैं। तो सी शार्प वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे। तो वो पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम बताओ। तो प्रोजेक्ट का नाम हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं हम आईटी एक्सपर्ट्स एरा, सितंबर का बैच है ये, तो सितंबर 2023, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। कहेगा इस प्रोजेक्ट को कौन सी लोकेशन पे बनाऊं, तो आप चाहो तो कोई लोकेशन चेंज भी कर सकते हो यहां पे क्लिक करके, लेकिन मैं डिफॉल्ट लोकेशन छोड़ दे रहा हूं कि यही इसी के अंदर बना दे भाई, जो तू बोल रहा है वहीं बना दे। अब वो पूछेगा सॉल्यूशन का नाम। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक बड़ा हिस्सा है, एक सॉल्यूशन के अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से इसे समझो कि एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी तो पहला ही प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो आप। तो यहां पे पूछ रहा है सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं सेम नाम रख ले, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वही सॉल्यूशन का नाम रख दे। अब पूछेगा क्या प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, क्या सॉल्यूशन को और प्रोजेक्ट को एक ही फोल्डर में डाल दूं मैं, तो मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, अगर चेक कर दूंगा तो एक ही फोल्डर में डाल देगा, पर मैं कह रहा हूं नहीं, एक में मत डाल, अपना अलग अलग फोल्डर में रख, अभी दिखाऊंगा सब चीजें तुम्हें। अब उसके बाद नेक्स्ट करोगे, तो अब बोलेगा कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेगा, मैंने बताया था ना फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज डाउनलोड हुई होंगी, तो पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेगा। तो अब यहाँ पे दो फ्रेमवर्क है, एक है .NET 6 और एक है .NET 7। आपको हमेशा वही वाला फ्रेमवर्क लेना है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो। .NET 7 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना तो दिया, बट इसे कह रहे हैं अभी स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है, अभी इसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ भी हो,
हम बाद में उसे सही करेंगे, अभी लॉन्ग टर्म का सपोर्ट इसे हम नहीं देंगे तुम्हें। तो हमेशा आपको वही वाला फ्रेमवर्क चूज करना है जिसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट दें डॉट नेट की। कोई गड़बड़ हो जाए इसके इनके सॉफ्टवेयर में तो हम इनसे बात कर सकें कि भाई तुमने कहा था लॉन्ग टर्म सपोर्ट दोगे, मेरे में गड़बड़ आ रही है, मुझे इसका सॉल्यूशन दो। अगर आपने 7 सेलेक्ट कर लिया तो वो कहेगा भाई मैंने तो तुझसे कहा था स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट दूंगा, तूने इसे जिंदगी भर के लिए क्यों बना ली है एप्लीकेशन, अब अपने मर्जी से बनाई है तो मैं तेरे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए वही करना है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट कौन सा है, डॉट नेट 6, तो हमने डॉट नेट 6 को सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, तो हमें इसको अनचेक रहने देना है और यहां पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको खुल के मिल जाएगी। और इसे थोड़ा एक्सपेंड करोगे यहां पे, तो यहां पे देखो जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उस सॉल्यूशन का नाम आ गया, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, डिपेंडेंसीज आ गई। डिपेंडेंसीज क्या होती है, मैंने कहा था बहुत सारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाती हैं अपने आप। तो डिपेंडेंसी मतलब इस प्रोजेक्ट की किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी है, कौन कौन सी फाइल के ऊपर डिपेंडेंसी है इस प्रोजेक्ट की, तो वो सारी इसके अंदर आएंगी। फिलहाल ये फ्रेमवर्क की है, इसे ओपन कर करके देखो, यहां पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा ऐसे, दोबारा क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, फिर करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो एक तो है एनालाइजर। एनालाइजर क्या करता है, आपके कोड को एनालाइज करता रहता है, इसकी ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको ये फ्रेमवर्क वाला देखना है। तो इतनी सारी लाइब्रेरी है देखो, इतनी सारी लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दे रखी है कि ये सारा कोड अगर आपको करना होगा तो हमें कोड नहीं लिखना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दे रखा है। यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा, भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो हो गई डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब कि भाई ये सब लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखी है, आपको आप चाहो तो इनमें से कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही वैभव? आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ ठीक है, वो रिवाइज करोगे तो और ज्यादा अच्छे से आएगी जब दोबारा तिबारा मेरा वीडियो देखोगे तो। बट हाँ ये है कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट खुला, ऊपर सॉल्यूशन था, हमने सॉल्यूशन यही नाम दिया था तो यही नाम बना, उसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम दिया था तो प्रोजेक्ट का यही नाम बना। डिपेंडेंसीज होती हैं कि सारी फाइल, जो भी फाइल आप यूज करके सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी दे रखी है वो फ्रेमवर्क के अंदर है। ये फ्रेमवर्क नाम की चीज है, इसके अंदर ये सारी फाइल है। इन फाइल का कोड आपको नहीं समझना, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या मिलेगा, एक एक पेज मिलेगा प्रोग्राम डॉट सी एस। ये पहला पेज माइक्रोसॉफ्ट आपको बना के देता है, एक पेज माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया है और उस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अगर आपको ये रन करना होगा तो कैसे रन करोगे, ये ग्रीन वाला बटन पे क्लिक करोगे, ऊपर ग्रीन वाला बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो जो लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड वो यहां पे लिखा आ गया या नहीं आ गया? यस सर। आ गया राइट। इसका हम मतलब क्या समझा हमने, कि जहां पे हमें कुछ लिखना होगा स्क्रीन पे उसके लिए कोड क्या यूज करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन किस लिए है, टू राइट समथिंग ऑन, कुछ लिखने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन। अब जब मैंने रन किया था तो इसके नीचे ये सब चीजें भी आ रही हैं। मैं चाहता हूं ये सब चीजें ना आए भाई, मैं चाहता हूं लिखने के बाद मैं पढ़ूं, मुझे स्क्रीन को पढ़ना भी है। तो अगर पढ़ना भी है तो कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, जो आप लिखोगे उसको पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो स्क्रीन को रोक देगा, बाकी की नीचे वाली चीजें हट जाएंगी अपने आप से। तो हमने क्या समझा, दो बात हमने समझी। एक तो ये कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के काम आता है, और कंसोल डॉट रीड लाइन पढ़ने के काम आता है।
तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता, आपको स्क्रीन को बताना भी पड़ेगा कि पढ़ना है मुझे। पढ़ोगे तभी स्क्रीन रुकेगी, वरना स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लिख दिया, तो इसने यहाँ पे स्क्रीन रोक दी और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? ऑल गुड। ठीक है, अब हम कुछ अपनी तरफ से लिख के देखते हैं कि भाई ये तो इन्होंने लिखा है, अगर मुझे कुछ अपनी तरफ से लिखना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से वही कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर डबल कोट्स, डबल और कोट्स के अंदर लिख दूंगा वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट्स एरा। ठीक है, अब एक लाइन मैंने और लिख दी, तो क्या अब मैं 2 बार रीड लाइन लिखूंगा? तो आंसर है नहीं। रीड लाइन आपको एक बार करना है, सब कुछ पढ़ने के, जब सब कुछ लिख लोगे उसके बाद सबसे लास्ट में आपको रीड लाइन लिखना है, कि जब मैंने पूरा सब कुछ लिख लिया उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए रीड लाइन लिखना है, तो सबसे एंड में लिखना है। अब रन करूंगा तो वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट्स एरा भी लिखा आ गया या नहीं आ गया? यस सर। ठीक है, कुछ और लिखना होगा तो फिर वही काम, कंट्रोल सी, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे, इस लाइन में कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते रहो तो कॉपी पेस्ट होता रहेगा। लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपने हाथ से लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। मैं तो अपना 13-14 साल से लिख रहा हूं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो अपने हाथ से लिखोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। आई एम वैभव लिखा, ये भी लिखा आ गया। अब कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि भाई अगली लाइन में लिखा ना आए, सेम लाइन में लिखा आए। तो सेम लाइन में लिखने के लिए क्या आता है, कंसोल डॉट राइट। कुछ भी लिखना है, लिखना लिख तो मैं कुछ भी रहा हूं, आपकी मर्जी है क्या लिखना है, कुछ भी लिख के प्रैक्टिस करना। तो कंसोल डॉट राइट मतलब सेम लाइन में लिखना है। अब दोबारा से एक लाइन और लिखता हूं, डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। रन करोगे तभी रन होगा, ऊपर ग्रीन वाला बटन दबाओगे तभी रन होगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ये सब लाइन में था, अलग अलग लाइन में, लेकिन इस बार सेम लाइन में लिखा आया। देखो दिस इज अ सितंबर 23 पर ये सेम लाइन में लिखा आया। तो इससे क्या आप समझे कि अगर सेम लाइन में लिखना हो तो कंसोल डॉट राइट, और अलग अलग लाइन में लिखना हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो अगर सेम लाइन में लिखना होगा तो क्या यूज करोगे? कंसोल डॉट राइट। ठीक है, और अलग अलग लाइन में लिखना है तो कंसोल डॉट राइट कंसोल लाइन। डॉट राइट। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये सब लिख के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। अब खाली हम लिखने का काम थोड़ी ना करते हैं, हम तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम। तो चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाने के लिए, कोई मान लो मुझे 2 नंबर का सम कराना है, तो सबसे पहले मैं पहला नंबर लूंगा। नंबर किस टाइप का होता है? इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं ना मैथ्स में, इंटीजर। तो यहां पे उसे लिखते हैं इंट। इंट नंबर 1, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं नाम दे रहा हूं नंबर 1। नंबर 1 के अंदर मैंने डाल दिया 1000। एक काम करते हैं, हम 2 नंबर का सम करवाते हैं। तो मैंने इंट डाला नंबर 1 इक्वल टू 1000। इंट क्या है? इंट एक डाटा टाइप है, डाटा का टाइप है कि किस तरह का डाटा आप ले रहे हो उसका टाइप। इंट मतलब होता है इंटीजर,
0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर है। कभी तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना इंटीजर क्या होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। हाँ, तो ये सब इंटीजर है। तो जहां पे इंटीजर सेव करना होगा वहां पे इंट लोगे आगे और कुछ नाम दोगे। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, सोनू मोनू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम हमेशा हम तमीज से देते हैं। तो क्योंकि ये नंबर है तो मैंने नाम का लिख दिया नंबर 1। अब एक और इंटीजर लिया नंबर 2, इसमें 2000 डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों का सम करवाना है। तो मैंने लिया इंट रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। और हर लाइन के बाद में आपको ये सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि डॉट नेट जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाते, डॉट नेट को पता नहीं चलता कि लाइन खत्म हुई या नहीं हुई। तो सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। तो अगर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो एरर देगा। ये देखो रेड रेड एरर दे रहा है, कह रहा है सिंटैक्स की एरर है कि भाई सेमीकोलन लगाओ वरना मैं चलूंगा नहीं। तो सेमीकोलन लगाना है हर लाइन के बाद आपको। अब रिजल्ट किया आपने, नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया तो दोनों का सम रिजल्ट में आ गया। अब आपको रिजल्ट को दिखाना भी तो है, तो दिखाने के लिए क्या करना है, वही कंसोल डॉट राइट लाइन और यहां पे रिजल्ट को प्रिंट करा दोगे। तो अगर अब हम चलाएंगे तो ये देखो, क्योंकि हमने सेम लाइन में लिखा था इसलिए यहां पे आ गया 3000। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाली लाइन जो थी वो राइट थी। तो एक काम करते हैं, राइट लाइन बनाते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट नई लाइन में आए। तो रिजल्ट इसमें नई लाइन में आ गया। क्लियर? दो नंबर का सम हमने कैसे किया, बहुत ही सिंपल तरीके से किया। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ टू नंबर्स, बहुत ही सिंपल तरीके से। इंटीजर एक टाइप होता है, उस टाइप को लिखा। नंबर ये आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, बड़ा प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, बड़ी सिंपल चीज है। इंट नंबर 1 में 1000 लिया, इंट नंबर 2 में 2000 लिया, इंट रिजल्ट में नंबर 1 नंबर 2 को जमा कर दिया और कंसोल डॉट राइट लाइन में रिजल्ट को आपने प्रिंट करा दिया। क्लियर है? कोई डाउट? क्या ये चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ठीक है। अब मान लो मुझे सम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड सब कराना था, तो मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसका नाम लिखता हूं रिजल्ट सम, और मैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूं, तुम टाइप करोगे क्योंकि तुम अभी नए बच्चे हो। सब्ट्रैक्ट, सबका नाम लिख रहा हूं, सब रिजल्ट सब्ट्रैक्ट रिजल्ट मल्टीप्लाई रिजल्ट डिवाइड। सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है, ये। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, स्टार, ये। और डिवाइड का साइन क्या होता है, ये। इसको 10,000 ले लेता हूं, 10,000 इसे 2,000। अब कंसोल डॉट राइट लाइन में सबको प्रिंट करा लो। प्रिंट नहीं कराओगे तो कुछ दिखेगा नहीं हमें। एक बार सम को करा लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट को करा लिया, एक बार मल्टीप्लाई को करा लिया, और एक बार, जब तक प्रिंट नहीं कराओगे तब तक दिखेगा नहीं, तो प्रिंट कराना भी जरूरी है। सिंबल समझ लेना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है स्टार और डिवाइड का ये। अब देखो सारे रिजल्ट आ गए। सम 12,000 था, ये 8,000, ये इतना, ये 5। बट पता नहीं चल रहा कौन सा सम है, कौन सा मल्टीप्लाई है, कौन सा डिवाइड है। तो रिजल्ट को सीधा प्रिंट मत कराओ, साथ में लिख भी दो, द सम ऑफ टू नंबर इज। अब दो, दो को मिला के लिखना है। ये एक, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा है। इन दोनों को आपस में मिला के लिखना होगा, तो बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये इंटीजर है। अब दोनों को मुझे एक लाइन में लिखना था, तो बीच में
डबल कोट्स के अंदर ये, फिर प्लस करके सम लगा, ये ऐसे लिखना पड़ता है। ये रूल को इसने बनाया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने रूल बनाया है, हमको ये रूल फॉलो करना है कि ये ऐसे लिखना है। ये किसने बोला है? माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है, हमें ये रूल फॉलो करना है। अच्छा, हम फॉलो क्यों करें? माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है तो, क्योंकि भाई उन्होंने लैंग्वेज बनाई है ना, तो उन्होंने कहा अगर ये फॉलो नहीं करना तो आप बाइनरी लैंग्वेज सीखो। तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो फिर भी आसान है, फॉलो कर लेंगे। तो जैसे ये लिखा है वैसे ही सब बाकी चीजें लिख लेते हैं। बस यहां पे क्या हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि रिजल्ट सम एक अलग चीज है और ये एक अलग स्ट्रिंग है, तो दोनों को मुझे एक लाइन में लिखना था, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब रन करूंगा तो ये देखो, द सम ऑफ नंबर इज दिस, subtraction of the two number is this, multiplication of the two number is this, and division of the two number is this। तो दो को लगाने के लिए प्लस। क्या ये बात समझ में आएगी? दो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर अगर दो चीज को जोड़ के लिखना है तो बीच में प्लस लगाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे राइट। तो इस तरह से आप सम कर लिया आपने, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? यस सर। ठीक है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी इसी चीज को आपको अपने घर से प्रैक्टिस करनी है दबा के। यहाँ पे खूब सारे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने हैं, कंसोल डॉट राइट लिख के देखना है कि राइट में क्या हो रहा है, राइट लाइन में क्या हो रहा है। इसी कोड को दोबारा से बनाना है अपने आप, अलग अलग नंबर लेके। एक बार नंबर 2 ले लिया, नंबर 3 ले लिया, फिर अगली बार क्या करना है, एक और ले लेना है, इंट नंबर 3 ले लेना है। यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया ये। अब इंट नंबर 3 को भी यहाँ पे सम करवाओ, कहीं कहीं डिवीजन कराओ, कहीं मल्टीप्लाई कराओ, और रिजल्ट ऐसे ही लिख के दिखाओ। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ओके सर। कोशिश करोगे ना? पहली सर बार ये वीडियो को देख, हाँ पहली बार वीडियो को देख के करना है, फिर अगली बार बिना देखे करना है अपने आप से। जहां पे कहीं डाउट आए कि भाई इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो पूछो इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा, और वेट नहीं करना अगली क्लास का। ऑन द स्पॉट स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे। करोगे या नहीं करोगे? ओके सर। करोगे, ठीक है। चलो, आज की क्लास का कोई डाउट या क्वेश्चन? शैलजा, आपको समझ में आया? सर डिस्कनेक्ट हो गई थी तो वो रिकॉर्डिंग देख के मैं एक बार फिर देख लूंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। खाली थोड़ा सा फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं सर कुछ। हाँ इसको थोड़ा, बताओ वैभव। हाँ यही बोल रहा था सर कि थोड़ा एक बार रिवाइज कर सकते हैं ये, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं समझ दोबारा से में। एक बार इसी चीज को। हमने क्या किया, एक डॉटनेट की एप्लीकेशन खोली। प्रोजेक्ट कैसे खोलना है वो समझ गए थे कि कोई भी प्रोजेक्ट खोलना होगा। दोबारा से खोल देता हूं एक प्रोजेक्ट। विजुअल स्टूडियो को खोलो, ऐसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। यहां पे सर्च आएगी कौन सा, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। कि भाई आपको बनाना क्या है, शुरू में कंसोल का बनाना है आपको। कंसोल यहाँ पे सर्च किया और सी शार्प वाला सेलेक्ट करना है, सी शार्प। बहुत सारी लैंग्वेज में बना सकते हो आप विजुअल स्टूडियो के अंदर, लेकिन हमें सी शार्प सीखनी है, तो आपको सी शार्प वाला सेलेक्ट किया। नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। नाम यही वाला देना है जो मैंने दिया है, आईटी एक्सपर्ट सितंबर 2023। यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम भी वही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे, पूछेगा कि भाई कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, मतलब कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली यूज करनी है। फिर क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अब आपको यहां पे दिखेगा सारी फाइल्स, जितनी फाइल्स आप बनाओगे वो सारी फाइल्स यहां पे राइट हैंड साइड में दिखेंगी आपको। सबसे पहले एक डॉटनेट ने ऑटोमेटिकली प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की फाइल आपके लिए बना रखी होगी। उसके अंदर हेलो वर्ल्ड नाम की चीज लिखी हुई होगी।
आप सीधा यहाँ पे रन कर दोगे, रन करोगे तो ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा होगा, नीचे बहुत कुछ लिखा और भी आएगा। तो आपको वो सब हटाने के लिए डॉटनेट को बताना है कि मुझे रीड भी करना है, तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसे ही ये लिख के रन करोगे तो नीचे बाकी कुछ लिखा नहीं आएगा, खाली हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। अब मैंने कहा कि अगर कुछ भी लिखना है तो उसके लिए राइट लाइन लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके डबल कोट्स के अंदर अपना जो भी आपको लिखना है स्क्रीन पे वो लिख दो। तो मैंने वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट लिखा, आई एम वैभव लिखा, सब लिखा आ गया स्क्रीन पे। रन किया तो सब कुछ यहां पे लिखा आ गया। कहां गई मेरी स्क्रीन, ये सब कुछ यहां पे लिखा आ गया। तो जो भी लिखोगे सब कुछ लिखा आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक ही लाइन में लिखना होता है, अलग अलग लाइन में नहीं लिखना होता। ये देखो हेलो वर्ल्ड, वेलकम, ये सब अलग अलग लाइन में लिखा आ रहा है। ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है। अगर सेम ही लाइन में लिखना है तो कंसोल डॉट राइट का यूज करो। कंसोल डॉट राइट क्या करेगा, सेम लाइन में लिखेगा। अब मैंने क्या कहा कि अब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता, हमें तो कुछ प्रोग्राम भी बनाना होगा। प्रोग्राम क्या, जैसे 2 नंबर का सम करवा देना है हमें। तो 2 नंबर का सम कराने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर जो होता है उसे डॉटनेट में बोलते हैं इंट। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ये नंबर है इन्हें इंट बोलते हैं। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट। तो इसको हमने क्या किया, इंट और कोई भी नाम दे दो। मैंने दिया नाम इसका नंबर 1, कि नंबर 1 के अंदर मैंने 1000 सेव करा लिया, और इंट नंबर 2 के अंदर 2000 सेव करा लिया। अब मैंने क्या किया, इनका रिजल्ट निकाला। पहले रिजल्ट सम के अंदर नंबर 1 नंबर 2 को प्लस कराया, दूसरे के अंदर माइनस, तीसरे के लिए अंदर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन क्या है, एस स्टार, और चौथे के अंदर डिवाइड कराया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन सबको मैंने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने की क्या स्टेटमेंट है, वही जो ऊपर बताई है, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब खाली प्रिंट कराने से मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या कहा, इसमें लिख भी देता हूं कि द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज दिस, मल्टीप्लीकेशन इज दिस, डिवीजन इज दिस। और क्योंकि ये डबल कोट्स और ये जो रिजल्ट सम है ये अलग चीज है, तो दोनों को एक लाइन में लिखने के लिए बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया। और जब ये लिख दिया मैंने, अब रन किया मैंने, तो यहां पे ये सब कुछ हमारा आ गया रिजल्ट। क्या बात समझ में आई, या कोई डाउट या क्वेश्चन है? ऑल गुड सर। शैलजा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी दोबारा बताया तो हल्का फुल्का समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और कोशिश किया करो डिस्कनेक्ट वगैरह मत हुआ करो, पूरी क्लास अटेंड करो जिससे कि अच्छे से चीजें समझ में आए ना। तो आज के लिए इतना ही है। आपका होमवर्क क्या है, पहले तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यही काम जो मैंने कराया है वीडियो देख देख के पहले तो कॉपी पेस्ट करके लिख देना है। फिर समझना है कि राइट लाइन क्या है, राइट क्या है, ये नंबर क्या है, ये सब क्या है। उसके बाद अपने आप से खूब सारा प्रैक्टिस करना है। एक बार 10,000 2,000 ले लो, एक बार 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, कभी प्लस करा दो, कभी मल्टीप्लाई करा दो, कभी डिवाइड करा दो, कभी सब्ट्रैक्ट करा दो। ये कर करके यहाँ पे हरे वाले बटन पे क्लिक करना है, तभी स्क्रीन रन होगी और रिजल्ट देख लोगे आप। तो इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर। शैलजा आप? यस सर। ठीक है, फिर अब करते हैं रिकॉर्डिंग बंद। अगर आज की क्लास का कोई क्वेश्चन